हाय गाइज, मैं आशीष यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप क्लास 10th यानी 10वीं कक्षा की अगर आप तैयारी करते हैं तो आप बिल्कुल सही स्थान पे हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि क्लास किस चीज़ का, फिजिक्स का। यहाँ पे हम आपको डेली कुछ ना कुछ फैक्ट बताते रहते हैं और आज भी बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए मैं आपको बताऊँ, कल मैं एक क्वेश्चन किया था कि 1 ओम की परिभाषा दीजिए, और 1 ओम की परिभाषा मैं पूछा था, ना कि पूछा था कि ओम का नियम बताइए। कितने का? 1 ओम और ओम के नियम में बड़ा अंतर है। जब आपसे 1 ओम की परिभाषा पूछा जाएगा, कितने ओम का, 1 ओम की अगर परिभाषा देंगे तो आप 1 ओम की परिभाषा देंगे, लेकिन जब आपसे बोला जाएगा कि ओम का नियम लिखिए तो आप ओम का नियम लिखेंगे। तो जब ओम का नियम लिखना होगा तो ऐसे केस में आप वो वाला परिभाषा लिखेंगे। यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, उसके बाद लंबाई, क्षेत्रफल इत्यादि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक सिरों पर आरोपित विभवांतर और उसके बाद तथा धारा का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, नियत होता है। ये वाला बताएंगे। लेकिन 1 ओम की यहाँ से कल परिभाषा पूछा गया था, तो दोनों में माइनर सा डिफरेंस है, तो इसका ख्याल करना है, ठीक। और नहीं तो फिर आपका एग्जाम में क्या हो सकता है, गलत हो सकता है। तो चलिए आज मैं आपको समझाने वाला हूँ और मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। देखिए, मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि कल जब मैं आपको लिखवाया था कि किसी चालक तार का जो रेजिस्टेंस होता है उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है और उसके बाद उसके क्षेत्रफल की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा केस कल मैं आपको बताया था, और वो होता कैसे आज पूरा मैं डीपली से उसको बताता हूँ, बाई फिगर के चित्र के द्वारा समझा रहा हूँ उसको, और आप ध्यान से केवल केयर करिएगा और आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, कल हम लोग दिखाए थे कि वो 4 बात पे डिपेंड करता है। किस किस 4 बात पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मैं लिखवाता था। देखिए कि प्रतिरोध की निर्भरता मैं बताता, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके बाद ताप पे डिपेंड करता है, उसके बाद पदार्थ की मात्रा पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कैसे डिपेंड करता है आज हम लोग देख लेते हैं। देखिए, कल मैं आपको बताया था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस जो होता है आर प्रोपोर्शनल होता है एल के। मतलब अगर किसी चालक तार की अगर लंबाई जितना ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध उतना ही क्या होगा, ज़्यादा आएगा। यानी अब इसको आप समझ सकते हैं। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एक मैं चालक तार बना दिया, ये इस तरह से एक वायर बना दिया, ये इस तरह से मैंने एक वायर बना दिया, इस तरह से, क्लियर। ये तार है आपका, और इस तार के अंदर होगा क्या, परमाणु होगा, क्योंकि नेचर की सभी वस्तु किससे मिलकर बनी है, परमाणु से। तो अब इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि परमाणु होंगे, और कितने परमाणु होंगे मैं एक अपने आइडिया के तहत इस तरह से मैं इसको बता देता हूँ। 1 2 3 4 5 6 और 7 और उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 11 और 12 13 14, कितना हो गया, 15 परमाणु हो गए। इस तरह से कितना, एक आइडिया के तहत समझाने के लिए मैं मान लेता हूँ इसके अंदर कितने परमाणु हैं, 15 परमाणु हैं, ठीक है। अब इसके अंदर भेजा जा रहा है किसको, करंट को भेजा जा रहा है, किसको, आई एम्पियर की धारा इसके अंदर भेजा जा रहा है। तो अभी जैसे धारा अंदर जाएगी तो क्या करेगी, इन कणों से टकराएगी तो कण इसको क्या करेंगे, जाने नहीं देंगे, ठीक है। तो लाइट जाना चाहेगी लेकिन कण उसका विरोध करेंगे, तो जो विरोध करेंगे तो यही होगा इसका क्या, प्रतिरोध, और उसके बाद ये लाइट निकल जाएगी बाहर, क्लियर। अब देखिए, अब क्या करते हैं ना, अब जैसे इसी तार को, यही तार रहने दीजिए, अब इस तार को थोड़ा सा खींच दीजिए, लंबाई बढ़ा दीजिए। यही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर लंबाई जितना बढ़ेगा रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा आएगा। कैसे दिखा रहा हूँ, मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा आने का मतलब विरोध उतना ही ज़्यादा होगा। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो वायर है ना, इस वायर को आप खींच के बड़ा कर दो, इस वायर को खींच के क्या कर दो, खींचो, ऐसे खींच के बड़ा कर दो। बड़ा कर सकते हैं कि नहीं भाई, जाहिर सी बात है, जैसे वायर है तो इसको हम लोग खींच के क्या कर सकते हैं, तान सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, ठीक। या फिर अगर बड़ा नहीं होता तो इसको पिघला के इसके आकार को ढाल सकते हैं हम लोग, बड़ा और कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे इसको तान के और इस तरह से हमने तान के इसको थोड़ा बड़ा कर दिया, मैं मान लेता हूँ इतना बड़ा कर दिया, ये इसको खींचने के बाद ये इतना बड़ा हो गया। पहले इसकी लेंथ इतनी थी, इसी तार को मैंने खींच के इतना बड़ा कर दिया। तो बताओ पहले कितने परमाणु थे, 15 परमाणु। अभी इसके अंदर कितने परमाणु रहेंगे, 15 ही तो परमाणु रहेंगे। कितने परमाणु, 1 2 3 4 5 5 3 15 परमाणु हो गए। तो अभी इसके अंदर होंगे कि उतने ही परमाणु होंगे, 15 ही तो परमाणु होंगे। क्यों, क्योंकि जब मैं तार को हम लोग खींचेंगे ना तो उसका मटेरियल थोड़ी ना चेंज होगा,
क्या उसका मटेरियल चेंज होगा? जैसे रबड़ देखा है ना, रबड़, तो रबड़ इतना लंबाई है, मान लेता हूँ रबड़ इतना बड़ा रबड़ है, और रबड़ को हम लोग ऐसे खींचते हैं तो बढ़ जाता है रबड़, तो क्या उसके जो परमाणु हैं मटेरियल, क्या वो बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदलेंगे। जितने, जैसे रबड़ इतना बड़ा था तो उसके अंदर मैं मान लेता हूँ 200 परमाणु है, तो उसको जब खींचोगे ना तो अभी 200 ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा कि खींचने के बाद 300 हो जाएगा। क्लियर? उतना ही परमाणु रहेगा। अब जैसे ये देखिए, ये कैफ है ना, इसके अंदर परमाणु है, तो अगर मैं ऐसे खींच दिया ना, तो ऐसे ऊपर तान दिया तो तानने से परमाणु में चेंज ही नहीं आएगा। तो अभी इसके अंदर कितने परमाणु होंगे? अभी होंगे 15 परमाणु, लेकिन खींचने से ये तार जो होगा पतला हो जाएगा, पहले की तुलना में थोड़ी सी क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो अब पतला होगा तो अब ऐसे जो 3 इलेक्ट्रॉन एडजस्ट हो रहे थे वो 3 इलेक्ट्रॉन नहीं एडजस्ट होंगे, वो 15 के 15 इलेक्ट्रॉन तो इसी तार में ही रहेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 15। लेकिन उनके जो एडजस्ट होने की जो व्यवस्था होने की सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा थोड़ा। क्लियर? जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर एक प्लास्टिक में अगर आप पाइप भरते हैं ना, तो उसके अंदर मान लेते हैं 1 लीटर पानी, जब उसको आप दबाते हैं तो पानी ऊपर चढ़ जाता है इस तरह से। तो पानी तो अब भी 1 लीटर रहता है मेटेरियल उसमें, प्लास्टिक में, लेकिन उसकी कण की पोजीशन अलग अलग हो जाती है। तो खींचने से इसका एरिया हो जाएगा कम, जब एरिया कम हो जाएगा ना, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर जो परमाणु थे तो इसमें एडजस्ट नहीं हो पाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ अब 2-2 एडजस्ट कर लिए। कितने कितने? 2-2। लेकिन अब भी कितने रहेंगे? अब भी तो रहेंगे कितने? 15 ही रहेंगे। कितना हुआ? 2 4 6 8 10 12, 12 2 14, और 14 और एक हमने बना दिया 15 हो। कितना बना दिया? 15 हो गया। तो अब क्या होगा? अब जैसे अब इसके अंदर मान लेते हैं करंट इस तरह से जा रही है इसके अंदर, ये इस तरह से। अब देखिए करंट जब इसके अंदर जाएगी ना, तो अब इस तरह से देखिएगा अब क्या होगा। अब जैसे नीचे से ऊपर वाले परमाणु को मैं नहीं समझाने के लिए मैं नीचे वाले परमाणु को सहारा ले रहा हूँ। अब ये परमाणु, अब जैसे ये लाइट यहाँ से जा रही थी तो कब परमाणु से टकरा रही थी? 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु, 4 परमाणु, और कितने से? 5 परमाणु इसके विरोध कर रहे थे। लेकिन अब ये वायर अगर जब लाइट इस तरह से ऐसे जाएगी तो अब देखिए कब परमाणु से टकराएगी? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और एक ये बचा हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ ऊपर है। अगर इसको नीचे मान लेते हैं, मैं अगर मैं इसको कहाँ मान लेता, नीचे मान लेता, तो कितने से टकराती? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 परमाणु से। यहाँ से कितने परमाणु से टकरा रही है? 9 परमाणु से। और यहाँ कितने परमाणु से? 1 2 3 4, यहाँ पे कितने परमाणु से? 5 परमाणु से। मतलब जो करंट यहाँ पे 5 परमाणु से टकरा रही थी, इसलिए 5 परमाणु मिलकर इसका विरोध कर रहे थे। लेकिन अब यहाँ पे इसका, इस लाइन का विरोध कितने परमाणु मिलकर करेंगे? 10 परमाणु। बताओ, यहाँ पे परमाणुओं की संख्या ज़्यादा हो गई ना। जब परमाणु अगर ज़्यादा लोग हो जाए, जब इसके अंदर परमाणुओं की संख्या ज़्यादा होगी ना, तो इसके अंदर जो करंट का फ्लो होगा, आई एम्पियर की जो धारा है ना, उसका फ्लो जो इसके अंदर से जा रहा था वो क्या करेगा? परमाणु इसका विरोध करेंगे, तो लाइन को जाने नहीं देंगे। क्योंकि ज़्यादा आदमी हो गए हैं, परमाणु ज़्यादा हो गए हैं, तो यानी तब ज़्यादा विरोध करेंगे। तो जब ज़्यादा विरोध करेंगे तो ये हो जाएगा प्रतिरोध जो होगा वो क्या हो जाएगा? यही कहा गया है कि लंबाई जितना ज़्यादा होगा, अब इसको और खींच के तान दे, पास हो रहा है, इसको क्या कर दें, अगर मैं इसको इस तार को और खींच दूँ, एकदम पतला बना दूँ खींच के, ये मैं मानते एकदम पतला बना दिया, इस तरह से एकदम पतला बना दिया, एकदम इतना तान दिया ना, ये बहुत ही पतला हो गया इस तरह से। वो तार वही है, पहले तार ये नहीं खींचा गया था तो ऐसे था, जानते हैं ना, वायर को जब खींचते हैं, रबड़ वबड़ को जितना खींचेंगे उतना पतला होता है ना। तो अब जैसे अब इसके अंदर मैं मान लेता हूँ, अब और खींच लिया, तो अब जब वो और पतला हो गया तो अब भी तो इसके अंदर भी कितने परमाणु रहेंगे? 15 ही परमाणु रहेंगे, क्योंकि परमाणु नहीं बदलेगा, बस उनकी स्थान बदल जाएगी। वायर एक ही है, जैसे नो रबड़ है तो रबड़ को पहले इतना खींचा, ठीक। अब मैं मान तो पहले रबड़ नहीं खींचा था तो इतना लंबाई था, तो इसके अंदर 100 परमाणु थे। अब इस रबड़ को इतना खींच दिया तो अभी तो 100 परमाणु ही रहेंगे, इतना और खींच दिया तो अभी 100 परमाणु रहेंगे, लेकिन उनके एडजस्टिंग का पॉइंट जो होगा अलग अलग हो जाएगा। अब मैं मान लेता हूँ इस तरह से 15 परमाणु हैं इसके अंदर, तो 15 परमाणु ऐसे व्यवस्थित हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितना हो गया? 15 हो गया। अब मैं मान लेता हूँ इसके अंदर लाइट जाएगी, इस तरह से इसके अंदर अगर लाइट का फ्लो होगा, आई एम्पियर की धारा जा रही है, तो अब ये आई एम्पियर की जो धारा होगी वो 15 परमाणु से टकराएगी, मतलब 15 लोग इसको रोकेंगे। तो लोगों ने रोकने की कोशिश करेंगे, यानी विरोध करेंगे। तो जब विरोध होगा तो वही तो उत्पन्न होता है फिजिक्स में, उसी को तो बोलते हैं हम लोग क्या? प्रतिरोध। तो सीखा, मतलब तार जितना लंबा होगा उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए कल बताया गया था कि आर जो होता है प्रोपोर्शनल होता है एल के।
आर और एल का सीधा संबंध है, लंबाई का मान जितना बढ़ाओगे रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, और यही ज़्यादा बढ़ने का ये वजह है। क्लियर, स्पष्ट हुआ होगा। तो ये वजह अभी ये सब लिखना नहीं है, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। कल जहाँ तक रोके थे आपका साथ मैं बताता कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो आपको वहीं तक केवल रोक के इसको करना है, रोके रहना है। तो चलिए अब आगे हम लोग क्या करते हैं, इसको देखते हैं। अब उसके बाद आगे हम आपको बताते हैं, दूसरा का नंबर बताया था कि उसके क्षेत्रफल की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऐसे बताया था आर, और प्रोपोर्शनल 1 by कितना बताया था ए। मतलब रेजिस्टेंस और एरिया में जो रिलेशन था वो किसका था, व्युत्क्रम का था। मतलब अगर एरिया ज़्यादा होगा, क्षेत्रफल जितना ही ज़्यादा होगा उसका प्रतिरोध का मान उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। उल्टा संबंध है ना इसमें। आप कहोगे सर कैसे उल्टा संबंध है। भाई साहब मैं आपको समझाया था और आज भी बता देता हूँ कि उल्टा का संबंध कैसे पहचानेंगे कि उल्टा है कि सीधा है। पहचानने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसे पहचानेंगे कि कैसे पहचानेंगे, एक आर है ना, ऐसे देखो। अच्छा, जैसे कोई फार्मूला हो गया पी बराबर होता है F/A, यानी यहाँ पे पी फर्क हो गया प्रेशर और इक्वल होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है ना। तो अगर कोई प्रेशर का फोर्स से अगर कोई संबंध पूछेगा तो आप सीधा बताएंगे ये चीज़ अंश में है और ये चीज़ कहाँ है, हर में है। तो जो अंश वाले से होता है इसका सीधा संबंध होता है और हर वाले से उल्टा संबंध होता है। सीधा का मतलब अगर ये वाली फोर्स का मान बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और उल्टा का मतलब ये होता है कि अगर एरिया बढ़ेगी तो प्रेशर का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर एरिया घटेगी तो इसका मान बढ़ जाएगा। यही है उल्टा संबंध इसमें। तो ये देखिए आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, एक, मतलब 1/A है ना। आर प्रोपोर्शनल 1/A है, मतलब क्षेत्रफल और ये रेजिस्टेंस का उल्टा संबंध है। यानी क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ही क्या आएगा, कम आएगा। जी बिल्कुल सत्य बात है। अब कहेंगे कैसे, दिखा रहा हूँ, देखिए कैसे। अब जैसे अब क्षेत्रफल का मतलब समझते रहे हैं ना। क्षेत्रफल का मतलब क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई। जैसे ये पेन है ना, तो ये तो पेन दिख रहा है ना, ये पेन का ये इसका क्या है, क्षेत्रफल है। देखिए इतना मोटा है ना, इसका क्या है, इसका क्षेत्रफल है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे एक वायर हो गया, इस तरह से हमने क्या बना दिया, एक वायर बना दिया, क्लियर। और अब इसकी लंबाई, जैसे मैंने इसकी लंबाई इतना बड़ा बना दिया इस तरह से। अब ये वायर हो गया, कोई तार हो गया, किसी चीज़ का हो गया, कापर का होगा, एल्युमिनियम का होगा, किसी भी चीज़ का होगा, और इसका क्षेत्रफल होगा इतना मोटा है तो भाई इसका कुछ क्षेत्रफल होगा। अब इसके अंदर भी तो होंगे क्या, परमाणु होंगे, और इसके अंदर मैं मान लेता हूँ कि 12 परमाणु हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और उसके बाद अगर 4 का बना था तो 3 थोड़ा एडजस्ट हो जाते हैं। चलो 4 लगा देता हूँ, 1 2 3, समझाने में सुविधा होगी। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक और एडजस्ट कर लेते हैं, 12 हो गया। इस तरह से कितना हो गया परमाणु इसके अंदर, ये 12 परमाणु हो गए। अब जैसे करंट अब इसके अंदर भेज रहे हैं तो ये इस तरह से करंट इसके अंदर गए, तो अब ये परमाणु कितने परमाणु से टकराएगा, 1 2 3 परमाणु। एक आइडिया के तहत मैं मान लेता हूँ ये 3 परमाणु से टकराएगा, यानी 3 लोग इसका विरोध करेंगे तो इसका कुछ न कुछ रेजिस्टेंस आएगा, और उसका रेजिस्टेंस मैं मान लेता हूँ आर है। अब हमको क्या करना है, क्षेत्रफल देखना है। क्या देखना है, क्षेत्रफल। अगर हम इसके क्षेत्रफल को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, क्लियर। इसके अंदर कितने परमाणु थे, अगर नंबर आप परमाणु की पूछा जाए तो परमाणु इसके अंदर कितने थे, 12 थे। अब इसके क्षेत्रफल को आप कर दो क्या, कम। आप कहोगे सर इसके क्षेत्रफल को क्या कर दो, थोड़ा बढ़ा दो। इसके क्षेत्रफल को हम लोग क्या कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। अब कहोगे क्षेत्रफल बढ़ेगा कैसे, देखिए क्षेत्रफल बताने का, बढ़ाने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। इसको क्या कर दो, दबा दो। इसको, इस वायर को ऐसे क्या करो, ऐसे दबाओगे तो अगर दबाएंगे तो थोड़ा ये मोटा वायर हो जाएगा। अगर खींचेंगे तो खींचने से जानते हैं ना, तार को जब खींचा जाता है तो पतला होता है, लेकिन जब तार को आप दबाएंगे तो तार कैसा हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। अब कहेंगे सर दबाने से तो मुड़ सुड़ जाएगा तार सार, तो चलो ऐसे नहीं दिक्कत है। तो इस तार को क्या कर देना, इस तार को गला के, पिघला के, इस तार को गला के ना मोटा तार बना दीजिएगा। गल सकता है कि नहीं, इसको गला के, और इसका अगर मोटा तार इसी मटेरियल का, जितना इसका मटेरियल उतने ही मटेरियल का अगर मोटा वायर बना दिया जाए, ठीक है। और इस तरह से मैंने ये मोटा वायर इस तरह से बना दिया। भाई अगर दबाएंगे तो लंबाई भी कम हो जाएगी, थोड़ी मोटाई बढ़ गई तो लंबाई कम हो जाएगी,
अब मोटाई बढ़ गई ना, लंबाई कम हो जाएगी। तो अब क्या होगा, अब देखिए अब ऐसा सिचुएशन अब यहाँ से आपको क्या देखने को मिल सकता है, आपको देखने को यहाँ से मिल सकता है कि इसके अंदर तो थे कितने 12 परमाणु, तो अभी तो वही तार वही है, बस इसको थोड़ा दबा के मोटा कर दिया गया है, क्षेत्रफल बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे क्षेत्रफल क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो जो 12 आपके क्या थे क्या बोलते हैं इसको, 12 परमाणु थे, तो इसके भी अंदर कितने परमाणु होंगे, 12 ही परमाणु होंगे। लेकिन जब इसको दबा दिया गया है तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएंगे, पास आना स्टार्ट करेंगे। नहीं तो वैसे दूर थे परमाणु ये, तो अब जैसे जब इतना लंबा था तो इसमें फैले थे, इसको दबा दिया गया तो और ये क्या हो गया, और पास पास आ जाएंगे। तो अब ये जो 12 थे तो इसके अंदर भी 12 होंगे, लेकिन इसकी एडजस्टिंग कहीं इस तरह से हो गई। अब जैसे मैंने कर दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 4 का था ना, अब इसको हमने क्या कर दिया, दबाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पास पास हो जाएंगे। तो मैं मान लेता हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 5 और ऊपर से एडजस्ट कर दिया कितना 6। अब 1 2 3 4 5 और 6, अभी 6 से कितना हो गया इसके अंदर 12 हो गए। अब मैंने क्या किया है भाई, जब इसको हम अब जैसे इतने में, अब इतना में पहले परमाणु 12 थे, अब इसको जब हम लोग पास कर देंगे तो यहाँ वाला जो, अब जैसे यहाँ पे एक हाथ यहाँ पे रखा, अब इसके अंदर कितने परमाणु थे 12। भाई जब इसको अब पास कर देंगे तो यहाँ वाला जो परमाणु रहा होगा आगे चला जाएगा ना, जब आगे चला जाएगा तो ये एरिया तो जो पहले इतनी सकरी थी वो एरिया तो फैल गई है, ये ऐसे फैल गई है। तो फैल गई है तो क्या करेंगे, इसी में एडजस्ट करेंगे। तो मैं मान लेता हूँ इस तरह से एडजस्ट हो गया। अब जैसे करंट का फ्लो मैं मान लेता हूँ, आप इस तरह से करंट का फ्लो हम लोग करते हैं। अब जब करंट का फ्लो करेंगे तो एक आइडिया के तहत मैं मान लेता हूँ लाइट इस तरह से आई और कितने परमाणु से टकराई, एक इससे और एक इससे, उसके बाद लाइट निकल गई कहाँ बाहर। और इसके पहले कितने से टकरा रही थी, 3 से, 1 2 कितने से 3 से तब निकल रही थी बाहर। और इसके पहले अब कितने से टकरा रही है, 2 से टकरा रही है, तो अब जाके निकल रही कहाँ पे बाहर। तो यहाँ पे हैं 2 लोग रोकने वाले और यहाँ पे थे कितने लोग, 3 लोग रोकने वाले थे। तो भाई जितने लोग रोकने वाले रहेंगे विरोध उतना ज़्यादा होगा, और जब विरोध उतना ही ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस का मान उतना ही क्या होगा, ज़्यादा आएगा। तो यहाँ पे 2 लोग रोकने वाले थे, तो इसलिए कहा जाएगा कि इसका प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, इसकी तुलना में क्या होगा, इसका प्रतिरोध कम होगा। इसकी कंपैरिजन में इसका जो रेजिस्टेंस का मान होगा वो क्या होगा, कम होगा। क्योंकि परमाणुओं की संख्या जब एरिया बढ़ जाती है, एरिया जब बढ़ जाएगी ना, तो परमाणुओं की संख्या जो होती है ना उतने ही परमाणु रहते हैं, लेकिन उनके एडजस्टिंग अलग तरीके से हो जाती है, जिसके वजह से अब इनसे 2 ही इलेक्ट्रॉन से टकराना है। तो जब 2 ही परमाणु से टकराया है तो ऐसे केस में विरोध कम होगा, विरोध कम होगा तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, कम हो जाएगा। क्लियर। तो ये कहा गया कि अगर तब बताइए यहाँ पे क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो क्षेत्रफल ज़्यादा है तो इसका प्रतिरोध क्या आ रहा है, कम आ रहा है। और यहाँ पे क्षेत्रफल कम था, पतला था थोड़ा, क्षेत्रफल कम था, तो रेजिस्टेंस का मान क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है। तो यही है इसमें उल्टा का संबंध, किसका संबंध, उल्टा का। अब तीसरा हम लोग बात करते हैं किसकी, टेम्परेचर की, ताप बढ़ाने से बताया था ना, तीसरा नंबर हम लोग ताप बढ़ाने से। देखिए जब किसी तार को हम लोग गर्म कर देंगे ना तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब किसी तार को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। आप कहेंगे सर कैसे बढ़ जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे देखिए अपने फिजिक्स केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा ये चीज़ कि जब किसी तार को या फिर किसी पदार्थ को अगर हम लोग हीट करते हैं ना तो उनके अणुओं के बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। कौन सा, गतिज ऊर्जा का जो मान होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने से उनके परमाणुओं के बीच में गति ऊर्जा का मान बढ़ जाता है। इसका उदाहरण आपको देखने को मिलता होगा, जब पानी को हम लोग हीट कर देते हैं ना, पानी इस तरह से रहता है और जब इसको हम लोग हीट कर देते हैं तो देखते हैं ना इसके जो कण होते हैं ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरह करते हैं, यानी इनमें कौन सी ऊर्जा आ जाती है, गतिज ऊर्जा। उसी तरह जब वायर को हम लोग गर्म करते हैं ना, जब वायर को किया जाता है, गर्म किया जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना वो घूमना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ रहा, मतलब इनमें गतिज ऊर्जा आ जाती है। कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जब तक हीट नहीं थे तब तक तो अपनी जगह पे स्थिर थे, स्टेबल थे, लेकिन जब हीट कर देते हैं तो इनमें इनके जो परमाणु होते हैं ना वो ज़्यादा गति करना स्टार्ट कर देते हैं। जब गति करना स्टार्ट कर देते हैं तो सभी परमाणु क्या होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं। जब करंट आती है ना तो वो विद्युत धारा के प्रभाव का क्या करता है, विरोध करता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जब विरोध करेंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा,
ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर। और उसके बाद ये कहा गया कि ताप बढ़ाने से किसी चालक तार का रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अब ये और नंबर कौन सा है, फोर्थ नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, चौथा नंबर की बात करते हैं। तो चौथा नंबर में देखिए आपको ये जानना है कि पदार्थ की मात्रा पे मैं बताया था, ये हेडिंग लास्ट वाला, पदार्थ की मात्रा पे। अब इसका मात्रा क्या हो गया मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दो चीज़ आपको जानना होगा, और पदार्थ की मात्रा का मतलब ये हो गया कि जैसे देखिए अगर एक वायर ये है, एक क्या है, एक वायर ये है, और इसकी लंबाई में मान लेता हूँ 5 मीटर है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 2 मीटर स्क्वायर है। ये गोला वृत्त बन रहा है ना, तो क्षेत्रफल भी होगा। और एक वायर ये भी है, सेम वायर है, इसकी भी लंबाई कितनी है, 5 मीटर लंबाई इसकी भी है, और इसकी भी एरिया 2 मीटर स्क्वायर है। दोनों वायर सेम है ना। एक 5 मीटर इसका लंबाई, इसका लंबाई भी 5 मीटर, इसका भी क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर, इसका भी क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है। और अब बना किसका है, अगर ए भी एल्युमिनियम का होगा और ए भी एल्युमिनियम का होगा, दोनों अगर एल्युमिनियम का तार है या फिर दोनों कापर का तार है, अगर ये दोनों एल्युमिनियम का तार है, दोनों की लेंथ सेम है, दोनों की एरिया सेम है, तो ऐसे केस में दोनों का रेजिस्टेंस भी सेम आएगा। जितना ए प्रतिरोध लगाएगा उतना ए भी प्रतिरोध लगाएगा। क्लियर। अगर दोनों सेम के हैं तब, मतलब सेम पदार्थ के बने हुए हैं, सेम लंबाई के हैं, सेम उसके हैं तब। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग सोच लेते हैं, यहीं पे हम लोग बता देते हैं, अगर ये दोनों एल्युमिनियम का है तो जितना ये रेजिस्टेंस लगाएगा उतना ये भी रेजिस्टेंस लगाएगा। लेकिन अब इसमें हम एक तार को चेंज कर देते हैं। एक तार अगर मैंने कॉपर का डाल दिया, कितना, कॉपर का, दूसरा का तार मैंने लगा दिया किसका, एल्युमिनियम का, ठीक। और उसके बाद इस कॉपर वाले तार की लंबाई 5 मीटर है, क्षेत्रफल 2 मीटर है। एल्युमिनियम वाले भी तार की लंबाई 5 मीटर है, क्षेत्रफल कितना मीटर है, 2 मीटर है। लेकिन मटेरियल यहाँ पे अलग अलग है। ऊपर कॉपर का वायर है और नीचे की बात किया जाए तो नीचे किसका वायर है, एल्युमिनियम का वायर है। तो यहाँ पे लंबाई सेम है, क्षेत्रफल भी सेम है, लेकिन ये मटेरियल अलग अलग है। एक कॉपर एक एल्युमिनियम है, तो यहाँ पे और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो क्या होगा, एक समान नहीं होगा। इसकी रेजिस्टेंस दोनों की रेजिस्टेंस क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यही कहा गया है कि अगर पदार्थ की मात्रा अगर हम लोग चेंज कर देंगे, भले से लंबाई और उसकी क्षेत्रफल दोनों क्या हो, सेम हो, लेकिन अगर पदार्थ अगर अलग अलग हैं, एक कॉपर है और एक क्या है, एल्युमिनियम है, और या फिर एक कॉपर है और एक अगर चांदी का तार है, अगर सिल्वर है, किसका तार है, सिल्वर का है, भले से दोनों तार की लंबाई और क्षेत्रफल सेम है, लेकिन मटेरियल यहाँ पे अलग अलग, मटेरियल का मतलब पदार्थ, एक कॉपर का एक सिल्वर का है। तो अगर मटेरियल अगर अलग अलग हो जाएगा, तो ऐसे केस में दोनों का रेजिस्टेंस भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इसलिए क्योंकि देखो ये कॉपर का तार है और ये एल्युमिनियम का तार है, तो इसके अंदर परमाणु कुछ और ही होंगे, उनकी संख्या, परमाणु की संख्या इसके अंदर कुछ और होगी, इसके अंदर कुछ और होगी। तो जब परमाणु अलग अलग होंगे तो जाहिर सी बात है कि लाइट बहती है तो उसको रोकते कौन है, परमाणु ही तो रोकते हैं। तो वही हमारे तो रेजिस्टेंस होते हैं। क्लियर, स्पष्ट। अब अगला हेडिंग इतना मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आया होगा। और अगला हेडिंग हम लोग डालेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। कल मैं हेडिंग डाला था शायद विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो अभी मात्रक मत लिखिएगा, और पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध हेडिंग डालेंगे, फिर उसके बाद मात्रक लिखेंगे। अगर लिख लिए हैं तो उसको हटा देना। विशिष्ट प्रतिरोध, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसको बोला जाता है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध, अगर इसके पहले शायद कल हम लोग हेडिंग डाले थे विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक, तो उसको हटा दीजिएगा। ये हेडिंग अगर डाले होंगे तब, अगर यही डाले होंगे तो कोई दिक्कत नहीं। तो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, दो चीज़ आपको जानना है। एक होता है प्रतिरोध दिखाते किससे, आर रेजिस्टेंस, और एक होता है विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट और क्या होता है, प्रतिरोध होता है, और इसको हम लोग दिखाते किससे, रो से दिखाते हैं। ये प्रतिरोध है, ये विशिष्ट प्रतिरोध है। इस प्रतिरोध को आर से, विशिष्ट प्रतिरोध को रो से दिखाते हैं। तो कल मैं आपको विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में पूरा डीपली और डिटेल से बताऊंगा, और मैं आपको डिफरेंस भी बताऊंगा कि प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में अंतर क्या है। दोनों एक ही चीज़ है, ये भी रेजिस्टेंस है, ये भी रेजिस्टेंस है, बट आगे यहाँ पे विशिष्ट लगा हुआ है और एक ओनली प्रतिरोध है। तो इन दोनों में कितना माइनर सा डिफरेंस है, पेपर में पूछता है। तो चलते हैं, आज के लिए इतना ही। थैंक्स। संडे को आपका टेस्ट होगा, और किस चीज़ का टेस्ट होगा, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिग्नोमेट्री का, त्रिकोणमिति का होगा। कहाँ सर,
त्रिकोणमिति का ही टेस्ट होगा, उससे ज़्यादा नहीं। कहाँ तक होगा? पूरा त्रिकोणमिति दूंगा, एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग काम चलेगी। और वो कहाँ से जो 8.3 है यहाँ तक आएगा, 8.4 सिलेबस में नहीं है तो इसको नहीं दूंगा। लेकिन 8.1, 8.2 और 8.3 यही 3 एक्सरसाइज आपको रहेंगे विथ उदाहरण के साथ, विथ एग्जाम्पल का भी क्वेश्चन दे दूंगा। क्लियर? ऐसा नहीं कि एक्सरसाइज का होगा। तो ये आपको करना है और संडे को बेहतरीन तरीके से इसका एग्ज़ाम दीजिएगा। और देखिएगा कितना क्वेश्चन रहेगा, 10 क्वेश्चन रहेगा और पर क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 20 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। और देखिएगा मैथ का पेपर की बात कर रहा हूँ, किसका? मैथ का। ठीक है, तो एग्ज़ाम आप दीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिएगा, मुझे नंबर बताइएगा कितना कितना हम किए हैं। तो चलते सो आज के लिए नहीं, थैंक्स। आप फ्रंट पे क्वेश्चन लगा, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा।